Good morning, dear friends. Previously, we have read about in the previous video we have read about the unification of Greek under the Treaty of Constantinople. Right? Our new topic is being started today. From today, romanticism. What is romanticism? यदि हम हिंदी में कहें आज मौसम बड़ा रोमांटिक है तो उसका मतलब क्या है कि आज घूमने फिरने का मन है, पूरी ऐज मौज करने का दिन है। ठीक है, तो ऐसे ही रोमांटिसिज्म का मीनिंग यहां पर क्या है? रोमांटिसिज्म का मीनिंग है कि साइंस और रीजनिंग के ऊपर अपन को जोर नहीं देना। तो सर फिर किस चीज के ऊपर जोर देना है? हमारा तो अभी तक हिसाब चल रहा है कि रीजन और साइंस के अकॉर्डिंग हम काम करते थे। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में अपन ने देखा था कि प्रोटेस्टेंट्स कौन थे? वो रीजन मांगते थे। परंतु हमारा मेन एम क्या है कि साइंस की यूनिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन और रीजनिंग के ऊपर ध्यान न देकर हमें क्या देना है? फोक डांसेस, फोक म्यूजिक, ठीक है, फोक म्यूजिक और कल्चर, इन सब के ऊपर जब अपन ध्यान देते हैं अपने देश के यूनिफिकेशन के लिए तो उसे हम कहते हैं रोमांटिसिज्म। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला जो बंदा आया था वो था जॉन गोल्टफ्राइड हर्डर। ठीक है, जर्मनी का था एंड ही हैज गिवन द आइडिया अबाउट द डास वॉक, मीन्स कॉमन पीपल, कॉमन पीपल। ठीक है, तो इसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया था कि वॉक जिस्ट का मतलब क्या? जिस्ट का मतलब क्या होता है? सार, एसेंस, व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस थिंग। और वॉक का मतलब होता है पीपल, मीन्स जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ जानना चाहें या किसी कल्चर के बारे में जानना चाहें तो वहां के कॉमन लोगों के साथ रहना हमारी ड्यूटी बनती है। तो इस ट्रेडिशन को या उस पार्ट को क्या कहा गया? रोमांटिसिज्म कहा गया है। ठीक है, जिसके अंदर तीन चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला अपन ने देख लिया कल्चर से रिलेटेड, ठीक। दूसरा देखेंगे अपन म्यूजिक के रिलेटेड, ठीक है, जिसमें कॉरल कोरपुल्स्की जो कि पोलैंड का था, ठीक है, उसने कॉरल कोरपुल्स्की ने ओपेरा का म्यूजिक यूज किया था अपने किसके लिए? रोमांटिसिज्म के लिए, नेशनल बिल्डिंग के लिए, जिसके अंदर जो म्यूजिक का नाम था वो ओपेरा था और जो डांस का नाम था वो पोलोनाइज और मजूका। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग इसने नेशनल बिल्डिंग को अपना काम में लेने की कोशिश की। थर्ड चीज आती है आपकी लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर यानी कि जैसे अपन कहते हैं एक वर्ड यूज करते हैं अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर का मतलब होता है कॉमन। जैसे अभी अपन अलवर के वासी हैं तो इसके अंदर अपन को क्या देखना पड़ता है कि मेनली अपनी कोई भी बात ना तो कोई एब्यूज वर्ड से शुरू होती है ना ही कोई एब्यूज वर्ड से खत्म होती है। तो वो क्या है? अपनी एक कॉमन लैंग्वेज है। तो ऐसे ही पोलैंड की जो कॉमन लैंग्वेज थी उसके ऊपर रशिया ने जब पोलैंड को ऊपर अपना अधिकार कर लिया तो उसने उसको उसकी लैंग्वेज को यूज करने से मना कर दिया। परंतु ये भी बिल्कुल अपने तरह से जिद्दी व्यक्ति थे, चाहे उनके ऊपर कितना ही अटैक हो जाए, दे डिडंट फॉरगेट देयर ओन लैंग्वेज, द पोलिश लैंग्वेज। पोलिश लैंग्वेज को यूज किया गया बट दे डिडंट एग्री टू एबॉलिश देयर लैंग्वेजेस इन रिलीजियस वर्क, ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। दे स्टिल यूज देयर ओन पोलिश लैंग्वेज। यानी जितनी भी कोशिश रशिया ने रशियन लैंग्वेज को यूज कराने के लिए की थी पोलैंड के ऊपर, वो उतना ही उसके अगेंस्ट चले गए और अपनी पोलिश लैंग्वेज को उन्होंने यूज करना बंद नहीं किया। ये पूरा का पूरा आपने 3 पॉइंट पढ़े हैं। जॉन गोल्टफ्राइड हर्डर का डास वॉक पढ़ा, दूसरा आपने कॉरल कोरपुल्स्की का म्यूजिक, फोक म्यूजिक और फोक डांसेस थे आपके कौन से? पोलोनाइज और मजूका। और तीसरा आपका टॉपिक था लैंग्वेज। लैंग्वेज किस तरीके से नेशनल बिल्डिंग में काम करती है। तो रशिया ने जब पोलैंड के ऊपर अपना अटैक किया और उसको अपना सारा वर्क अपने अंडर ले लिया और लोगों से कहा कि भाई पोलिश लैंग्वेज को यूज करना है हर सब व्यक्ति, तो उन्होंने मना कर दिया और उसमें रिवोल्यूशन हुआ। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो मेनली अब अगला टॉपिक है आपका हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। बेसिकली 1830 से शुरू होता है और 1848 तक चलता है। इसके अंदर मेनली अपन ने 9th क्लास में यदि फ्रेंच का रेवोल्यूशन याद हो तो पढ़ा था अपन ने सबसिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, टेंस क्राइसिस मीन्स लोगों को जिंदगी जीने में परेशानी हो रही थी। ऐसी ही परेशानी हमने कहा देखेंगे अब मेनली जर्मनी के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर अपन ने क्या देखा? वहां पर एक आपका डिटेल दे रखी है किसके बारे में? सिलेशिया एक गांव है, ठीक है, यहां पर। और इसके लिए नेशनल असेंबली ने सबसे पहले क्या किया
कि भाई जो 21 वर्ष के जो आदमी हैं उनको वोट देने का अधिकार दिया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसके नाम से आज हम उसको जानते हैं, राइट टू वोट, और दूसरा दिया राइट टू वर्क। ठीक है, इस टाइम पे जो राजा थे आपके लुइस फिलिप थे। ठीक है, और इसमें मेनली अपन ने देखा जो वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स थे इनके बीच में क्या क्राइसिस हुई। 1845 का विलियम वॉल्फ है आपका कौन सा, जिसने इसके बारे में लिखा। विलियम वॉल्फ कौन था, जर्नलिस्ट था। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं जर्नलिस्ट, JOURNALIST, जर्नलिस्ट का है विलियम वॉल्फ, विलियम वॉल्फ। ठीक है, जिसने इसके बारे में बताया था कि किस तरीके से वहां पर क्या हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, किन किन के बीच में, किन किन के बीच में हुआ था बेटा, कॉन्ट्रैक्टर्स और वीवर्स के बीच में। कितने लोग रहते थे वहां पर, 18,000 इनहेबिटेंट्स रहते थे, इनहेबिटेंट्स। ठीक है सर, अब यहां पर रिवोल्ट का रीजन क्या था, सबसे बड़ा रीजन था जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो वीवर्स के वर्क का पूरा पैसा नहीं देते थे, यानी 100 रुपीज यदि उन वीवर्स के सामान की कीमत आती थी तो केवल वो 70 या 60 रुपीज ही दिया करते थे। अब ऐसे में व्हाई द वीवर्स विल बी एग्री विद द कॉन्ट्रैक्टर्स, सो दे वांट टू टेक देयर राइट, एंड इन दिस वे दे हैव स्टार्टेड द रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स। इट वाज द इवेंट ऑफ 4th June 1845. So what was this incident stands for? In this, the group was divided into, weavers were divided into 2 groups. पहला ग्रुप क्या किया, पहले ग्रुप ने जाके कॉन्ट्रैक्टर्स के घर मकान तोड़ कर सब ध्वस्त कर दिए, और दूसरे ग्रुप ने क्या करा, जितना भी सामान उनके स्टोर रूम में रखा था सब उठाकर घर से बाहर लेकर भाग गए। अब ऐसे में जो आपके वीवर्स थे वो दूसरी जगह चले गए, और दूसरी जगह भी क्या हुआ, उनको शेल्टर देने से मना कर दिया। क्या भाई हम ऐसे आदमी को कोई शेल्टर नहीं देंगे। 24 घंटे बाद वो वापस आए और उन्होंने 11 वीवर्स का हैप्पी बर्थडे। सबसिस्टेंस क्राइसिस के अकॉर्डिंग रोड पर निकल चुकी थी। ठीक है, और उसके अंदर जब 24 घंटे बाद में जब वो वापस आए, कौन वापस आए, कॉन्ट्रैक्टर्स वापस आए, क्योंकि वहां पर मेनली वीवर्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। 2 ग्रुप में बन गए थे। ठीक है, एक ने घर बिगाड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड द रिमेनिंग हैव टेकन द गुड्स विच वर होर्डेड और कलेक्टेड इन देयर गोडाउन्स, एंड देन आफ्टर 24 आवर्स व्हेन दे कम बैक दे हैव, द पुलिसमैन हैव शूटेड 11 वीवर्स, 11 वीवर्स को गोली मार दी गई। तो ये कहां का था, सिलेशिया का था। वॉल्फ, विलियम वॉल्फ ने, इसको जर्नलिस्ट था जो कि, ठीक है, और उसने उसके ऊपर क्या बनाया, अपना रिपोर्ट बनाई। ठीक है, ये आपका पूरा होता है किसके बारे में, सबसिस्टेंस क्राइसिस मींस यहां पर हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। अब आती है आपकी बाद में किस चीज के बारे में, नेक्स्ट आपका टॉपिक कौन सा, 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। ठीक, फ्रेंड्स का हल्का सा याद करो कि मेनली लुइस फिलिप को लिमिट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से, और वो क्या बन गया था, रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन, और जो फ्रांस थी वो अपने रिपब्लिक गवर्नमेंट बन गई थी। ठीक है, यहां पर भी नेशनल असेंबली बनी, और नेशनल असेंबली को याद रखिएगा 18 मई 1848 को 831 मिडिल क्लास लिबरल्स फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए कहां जा रहे थे, फ्रैंकफर्ट सिटी में कहां जा रहे थे, सेंट पॉल चर्च में। ठीक है, और उस वक्त जो राजा था वो फ्रेडरिक विल्हेम IV था। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया था, और राजा को ताज, क्राउन पहनाने के लिए उसको इनवाइट किया गया, बट he ignored this opportunity and said that I will not, my power should not be limited through the constitution, and doing so he has gone and flee away from Germany, right? तो ऐसे में वहां जर्मनी की आर्मी ने, ठीक है, प्रशा का राजा था वो, ठीक है, इया नापने पड़ा था, किसके अंदर पड़ा था,
आपने पढ़ा था ट्रीटी ऑफ वियना के अंतर्गत। ठीक है, तो इन दिस वे उन्होंने अपोज किया और नेशनल असेंबली क्या हो गई, इरोड हो गई, इरोडेड। ठीक है, और पीजेंट्स जिन्होंने वर्कर्स थे, जिन्होंने मिडिल क्लास का साथ दिया था, सपोर्ट किया था, ठीक है, वो उन्होंने भी अपना सपोर्ट वापस ले लिया। इस तरीके से जर्मनी का पहला अपहेवल मींस यूनिफिकेशन के लिए जो पहला प्रयास किया गया था वो समाप्त हो गया। ठीक है, यानी यहां दब गया। अभी यूनिफिकेशन अभी पूरा बाद में आएगा नेक्स्ट टॉपिक में। अब इसी के अंदर वुमेन का भी दे रखा है। फ्रांस में अपन ने पढ़ा था, कब मिली थी उसको वो राइट टू वोट कब मिला था, 1946 में मिला था। यानी भारत की आजादी से जस्ट एक साल पहले फ्रांस की महिलाओं को वुमेन राइट टू वोट तब हुआ था। जबकि फ्रांस के अंदर स्लेवरी कब हट गई थी, 1848 में। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपन ने देखा पीजेंट्स, अपन ने यहां पढ़ा है लिबरल यूनिवर्सल रिवोल्यूशनरीज थे, वो मेनली बार बार रिवोल्ट कर रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने क्या सोचा, किन्होंने, रूलर्स ने, ठीक है, कंजर्वेटिव्स ने, कि यार कुछ ना कुछ इनको कंसेशन दे दिया जाए, ठीक है, ताकि ये बार बार रिवोल्ट ना करें। ऐसे में पहला पॉइंट अपन यहां देख सकते हैं क्या, कि हैब्सबर्ग रूलर्स के जो क्षेत्र में एरिया आता था वहां पर सर्वडम और बाउंडेड लेबर खत्म कर दी गई। सर्वडम आपको पता है, बाउंडेड लेबर आपको पता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। सर्वडम कौन होते हैं, सर्व्स कौन लोग होते हैं, जो कि राजाओं के या अमीर लोगों के यहां पर एक बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते थे। और ये किनके यहां करते थे, बाउंडेड लेबर नोबल्स के यहां पर काम किया करते थे। ठीक है, तो मेनली हंगेरियन जो लोग थे उन लोगों को हैब्सबर्ग रूलर्स ने कुछ कंसेशन, ऑटोनॉमी दे दी, ऑटोक्रेसी दे दी कि भाई तुम इस वाले एरिया में अपना शासन खुद कर सकते हो। तो ऐसे में कब दिया गया कंसेशन, 1867 में। और ये क्यों दिया गया था, जैसे मैंने आपको बताया था, ताकि लिबरल्स जो हैं वो बार बार क्या ना करें, रिवोल्ट ना करें। तो ये पूरा अपना हुआ कौन सा, द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। कब, 1800 लिबरल्स, 1800 कौन सा, 48। ठीक है, तो इस तरीके से अपन द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ठीक है, तो जर्मनी के बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा था, 831 लोगों वाला, ठीक है, अपहेवल। अब मेनली इसके अंदर एक चीज बताइए कि कैन आर्मी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन, यानी कि नेशन को बनाने के लिए क्या आर्मी आर्किटेक्ट हो सकती है, यस। क्योंकि पिछले अपहेवल में मेनली जंगल्स की बात आई थी यहां पर, कि जंगल कौन थे, लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रशा थे। मिलिट्री ने भी दबाया था और मोनार्की ने भी दबाया, तीनों ने मिलकर फर्स्ट अपहेवल को दबा दिया था। अब मेनली यूनिफिकेशन की बात चल रही है जर्मनी की, यानी पहले के भाग में दूसरा स्टेप आपका ये था। ऑटो वन बिस्मार्क जो कि सीएम था वहां का, ठीक है, और मेनली उसकी क्या खास बात थी कि मेनली उसने 3 वॉर्स लड़े 7 इयर्स में, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। ठीक है, इस के यूनिफिकेशन के लिए, किसके यूनिफिकेशन के लिए, जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए, राइट। आफ्टर दैट द पर्शियन आर्मी, किसकी थी, जर्मनी की थी। पर्शियन आर्मी, ठीक है, ने ये युद्ध जीता 1871 में। यहां पर ये डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 1871। कैसर विलियम फर्स्ट वर्सलीज के पैलेस में, याद है वर्सलीज, नाजिज्म का लेसन 9th क्लास में अपन ने पढ़ा था, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, जिसके कारण कौन, हिटलर को नाराजगी हुई थी, बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। तो वहीं के पैलेस पर मेनली कैसर विलियम फर्स्ट को क्या बनाया गया, वहां का राजा बनाया गया। ठीक है साहब, ठीक है। इसमें एक लाइन बहुत अच्छी दे रही है, अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स, यहां पर राजा को क्राउन पहनाया गया। ठीक है, लास्ट की इस वाले पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्या कि जर्मनी के यूनिफिकेशन का रीजन क्या था। जर्मनी के यूनिफिकेशन का रीजन था कि वहां की करेंसी, बैंक और जुडिशियल सिस्टम क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, और
ये एक मॉडल रहे किसके लिए, जर्मनी और बाकी यूरोपियन कंट्रीज के लिए। आगे बात समझ में, फर्स्ट लेवल आपका, और ये उसके बाद का आर्मी का क्या रोल था जर्मनी के यूनिफिकेशन में, और जर्मनी के यूनिफिकेशन का वो रोल है, और ये रीजन है, क्या रीजन था, किस लिए यूनिफाइड किया गया था। ठीक है, तो ये आपका जर्मनी का यूनिफिकेशन पूरा होता है। ठीक है, हॉल ऑफ मिरर्स में, और कैसल विलियम कहां का, प्रशा का राजा बन गया। अब बात आती है किसकी, इटली की। इटली का हल्का सा इतिहास जानो। आपकी बुक पर मैप दे रखा है, उस मैप को आराम से देखिएगा। बेसिकली ये 7 छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसमें कि मेनली अलग अलग रूलर्स हैं, उनके वो कॉमन कंट्रोलर नहीं था। ठीक है, तो ऐसे में वो चाहते थे कि यूनिफिकेशन में क्या होता है, एकता लाना या जोड़ना, संगठन करना। तो सर्दिनिया पेडिमोंट इटालियन प्रिंसेस के द्वारा रूल किया जा रहा था, नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स के द्वारा यूज किया जा रहा था, सेंटर पोप्स के द्वारा रूल किया जा रहा था, साउथ जो था बर्बन किंग्स के द्वारा रूल किया जा रहा था, नॉट यूज किया जा रहा था, रूल किया जा रहा था। ठीक है, और लैंग्वेज जो थी वो कोई कॉमन नहीं थी, यानी हर एक एरिया की अलग अलग लैंग्वेज थी, वर्नाक्युलर लैंग्वेज वहां नहीं थी। ठीक है, ऐसे में जैसे कि मैजनी, याद होगा आपने रिवोल्यूशन वाले पॉइंट में पढ़ रखा है, यंग इटली यंग यूरोप। ठीक है, यंग इटली आपकी थी मर्सिलीज में, और यंग यूरोप थी आपकी बर्न में। तो इसके अकॉर्डिंग इटली का यूनिफिकेशन बहुत जरूरी था। अगला आता है आपका काउंट कैवर। जैसे कि जर्मनी के अंदर आर्किटेक्ट कौन था, ओटो वन बिस्मार्क था, ऐसे ही यहां का आर्किटेक्ट कौन है, काउंट कैवर। इसकी क्या खास बात है, देखो इटली का बंदा है और इटली का यूनिफिकेशन पढ़ रहे हैं अपन, तो इटली के यूनिफिकेशन में काउंट केवर देखो बहुत बढ़िया आदमी था। कैसे कि फ्रांस की को अपने साइड करने के लिए उसने फ्रेंच लैंग्वेज ज्यादा अच्छे तरीके से इन कंपैरिजन ऑफ इटली। इट मीन्स वी कैन से दैट ही वाज अ वेल नोन ऑफ इटालियन लैंग्वेज बट मोर एफिशिएंसी और द इफेक्टिविटी ही कैन स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज। डिप्लोमेसी की फ्रांस के साथ, और उसने 1859 में ऑस्ट्रियन आर्मी को हराया, और सर्दिनिया पेडिमोंट लिखा हुआ है किसके द्वारा, सर्दिनिया पेडिमोंट इटालियन प्रिंसेस के द्वारा, राजकुमारों के द्वारा, राइट। तो उसको यूनिफाइड किया। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपका आता है किसका, जेसीपी गैरिबाल्डी। ठीक है, वो मैजिनी था जिसने यंग इटली यंग यूरोप। अब मेनली उसके अकॉर्डिंग वो सब क्या चाहते थे, जैसे विक्टर इमैनुअल है, जैसे गैरिबाल्डी है आपका, जैसे मैजिनी है आपका, काउंट केवर है आपके, चारों लोग हैं किसके अंदर, इटली के अंदर। वो सब चाहते थे कि इटली का यूनिफिकेशन हो जाए, विक्टर इमैनुअल, राइट। तो इसके अंदर वॉलेंटियर्स, गैरिबाल्डी और लोकल पीसेंट्स, ये तीनों लोग शामिल हुए किसके लिए, ये सब इकट्ठा होकर चले 1860s में। कहां पर, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, जो कि एक पार्ट था साउथ में। साउथ लिखा हुआ देखो यहां पे, द साउथ वॉज अंडर द रूल ऑफ बर्बन किंग्स। तो ऐसे ही साउथ में चले, कहां पर, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में, जहां पर उन्होंने स्पेनिश आर्मी को हराया। कब, 1860 में। ठीक, और 1861 में विक्टर इमैनुअल जो प्रशा का राजा था, ठीक है, वो क्या बना, किंग बना। इटालिया नाम दिया गया, परंतु वहां के रहने वाले जो इटालियंस थे, दे वर टोटली इलिटरेट एंड दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ इटालिया। दे यूज्ड टू स्पीक द वर्ड what La Italia. It means they were thinking that it was the name of the wife of Victor Emmanuel, and they show their happiness by bell over the church and for their greediness. Greet GREET यानी खुशी जाहिर करना। क्या भाई, अब तो राजा की जो रानी है वो हमारे यहीं पर आ गया, हमारे बीच में रहेगी। याद आया कुछ? ठीक है, तो इस तरीके से किसका यूनिफिकेशन पूरा होता है, आपका इटली का। अब नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के अंदर इसको क्यों, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कौन सा, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, और ब्रिटेन के केस में मेनली इसमें क्यों लिखा है
स्ट्रेंज केस, क्योंकि अभी तक जितने भी अपन ने पढ़े हैं वो लगभग 1800 के अंतर्गत पढ़े हैं, राइट। और यह पढ़ा है अपन ने 17 से थोड़ा सा, परंतु ये एक ऐसा केस है जो कि 1688 से शुरू हुआ था। सबसे पहले देखो इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, इंग्लैंड, EWSI, जैसे EIN अपन ने पढ़ा, AA पढ़ा, ऐसे अपन को याद रखने के लिए एक ब्लॉक बना लो अपने EWSI, ठीक है। EWSI मतलब जैसे वैसे याद रखो, ईस्ट वेस्ट साउथ इंडिया, ठीक है ना, इंडिया के रिलेशन में। परंतु यहां पर EWSI का मीनिंग क्या है? ई से इंग्लैंड, ठीक है, क्या है? ई से आपका इंग्लैंड, ठीक है, ई से आपका इंग्लैंड, W से आपका वेल्स, S से आपका स्कॉटलैंड, ठीक है, और I से आयरलैंड। पहले यूनाइटेड किंगडम जो आज हम पढ़ते हैं वो यूनाइटेड किंगडम क्या है, या ग्रेट ब्रिटेन जो हम पढ़ते हैं वो क्या है? इन चारों देशों का यूनिफिकेशन है। प्रीवियसली इट वॉज ओनली अलोन नोन एज इंग्लैंड and they are the islands nearby it. Among of them, England was the most powerful, so that he has given impression on the Wales, and without any problem, he has joined England in 1688. And the second one was the Act of Union 1707, Act of Union, जिसमें स्कॉटलैंड साथ में आ गया। यहां पर क्या था कि वहां की आपकी लैंग्वेज थी उनको भी मना कर दिया गया, ठीक है। स्कॉटलैंड की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? गैलिक लैंग्वेज थी, ठीक है। मेनली यहां पर कैथोलिक्स के साथ इनका क्या हुआ? टकराव हुआ, और वो उन्होंने 1707 के एक्ट ऑफ यूनियन के अकॉर्डिंग उनको अपने कंट्रोल में ले लिया और अपने सारे कल्चर, लैंग्वेज, यूनिफॉर्म, ये सब उनके ऊपर क्या कर दी? इम्पोज कर दी, ठीक है। और इस तरीके से स्कॉटलैंड कैथोलिक्स को हराकर, ठीक है, और उनको अपने साथ मिला लिया। अब बात आती है किसकी? आयरलैंड की, यानी तीसरा आयरलैंड, ठीक है, जो कि अब मिलने यहां तो हो गया क्या? कौन? यूनाइटेड किंगडम। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? ये ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, यूके, ठीक है। अब इसके बाद में आपका आ गया क्या? नेक्स्ट वाला, या ठीक है, कौन? आयरलैंड। आयरलैंड के अंदर क्या था? पहले एक बात, एक हिंदी में आपसे मुहावरा पूछता हूं, दोस्त का दोस्त क्या? सॉरी, दुश्मन का दुश्मन क्या? दोस्त, ठीक है। मीन्स यहां पर प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स, ठीक है, दो क्लैन थी किनकी? क्रिश्चियनिटी की, ठीक है। ये आपके लेस थे, ये आपके मोर थे, ये आपके वेल्दी थे, और ये आपके क्या थे? पुअर्स, या नॉर्मल मिडिल भी कह सकते हैं आप। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा? ये इंग्लैंड वालों ने क्या किया कि मेनली क्या किया? इनको अपनी तरफ मिलाया, ठीक है। यानी अब ये पावरफुल ज्यादा हो गए, और उन्होंने किसको हरा दिया? कैथोलिक्स को हरा दिया। इनको हरा दिया, कैथोलिक्स को। यहां पर रिवोल्ट करने वाला एक बंदा था जिसका नाम था वोल्फ टॉम। क्या नाम था? वोल्फ टॉम, जो कौन था? आयरिश पर्सन था, ठीक है, वोल्फ टॉम, WOLFE, टॉम, ठीक है। परंतु उसके रिवोल्ट को दबा दिया गया, और 1801 में, कहा? 1801 में ये बन गया आपका ग्रेट ब्रिटेन। अपने झंडे का नाम क्या है? तिरंगा झंडा। ऐसे ही ब्रिटेन का झंडे का नाम क्या था आपका? क्या नाम था? कोई बता सकता है? नहीं याद होगा किसी को? यूनियन जैक। क्या है? यूनियन जैक, ठीक है। और बोल्टन ने कब काम किया था? 1789 में रिवोल्ट किया था, ठीक है। और 1801 में क्या? यूनियन जैक, यूनियन JA जैक, ठीक है, क्या बना? नेशनल एंथम।
यार इंडिया का नेशनल एंथम क्या है भाई? मेरे हिसाब से तो देखो क्या होना चाहिए, वंदे मातरम। नहीं, इंडिया का नेशनल एंथम क्या है आपका? जनगण मन अधिनायक जय। ठीक है, जनगण मन है आपका। तो ऐसे ही यहां का नेशनल एंथम क्या बना? ब्रिटेन का या ग्रेट ब्रिटेन का यूनियन जैक, क्या बना? द किंग, द गॉड सेव आवर नोबल किंग। ठीक है, और दूसरा और तीसरा आपका क्या किया गया? इंग्लिश लैंग्वेज को या लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, ऑफिशियल। और इस तरीके से इसका ब्रिटेन का यूनिफिकेशन पूरा हुआ। ठीक है, अब मेनली ये वीडियो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसको आराम से देखिएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और क्वेरी यू कैन इनबॉक्स मी, और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपका सपोर्ट हमें मिलेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो भी जरूर डालेंगे, और वो भी आपको इससे ज्यादा अच्छे तरीके से मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।